हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 10 जुलाई 2019 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 5.3 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। मतलब 5.3 इयर्स पुराना फंड है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 5.3 इयर्स में तो 26.64% तक का मैसिव रिटर्न है। और अगर इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 5.3 इयर्स में तो 19.91% का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी से कम 6 से 7% से पीछे रह गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर बोलूं तो एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे रिस्क कितना ले रखा है, उसके बेसिस पे रिटर्न मिल रखा है। तो अगर कैटेगरी से बहुत ज्यादा कम रिस्क ले रखे हैं और रिटर्न 19.91% मतलब 20% तक का रिटर्न दे रहे हो 5.3 इयर्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक बन जाएगा। अगर जो मैंने अभी नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, लेकिन वो भी हम नीचे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के दौरान यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि कैटेगरी बिल्डिंग रिटर्न होना जरूरी होता है एक म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 5 साल तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच लिया है और आपने हर महीने 1000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया कंटिन्यूअसली 5 साल तक, हर हर महीने, तो अगर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज 5 साल तक, और 60,000 रुपीज है वो कन्वर्ट होकर बन जाता है 1.02 लाख रुपीज। तो देख पा रहे हैं कि आपका जो पैसा है बहुत ही बढ़िया बढ़ा है। मतलब 40,000 के ऊपर आपके पैसे करीब करीब बढ़ा है। और मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 5 साल में जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज और कन्वर्ट होकर बन गया था 87,487 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक लाख से वहां पे आपका 1 लाख रुपए बन रहा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और गोल्ड में आपका 87,000 रुपीज तक का बन रहा है। और एफडी में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो आपका 60,000 रुपीज 5 इयर्स में, और आपका जो आपको जो 5 इयर्स के बाद अमाउंट मिलता है वो 72,000। मतलब सिर्फ 12,000 रुपीज की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है वो भी 5 साल में। और अगर आप दूसरे इस म्यूचुअल फंड का अगर आप कंपेयर करें या फिर गोल्ड में करें तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन आपको देखने को मिला है। वहाँ पे 1 लाख रुपए और यहाँ पे 72,000 रुपीज। तो देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। आपको ये इस पर्टिकुलर अभी स्क्रीन पे आपको देख के पता चल गया होगा, चाहे गोल्ड में क्यों ना हो चाहे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में क्यों ना हो। तो गोल्ड ने बेटर रिटर्न दिया है एफडी से, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने गोल्ड से बेटर रिटर्न दिया है। अब अगर रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, एवरेज रिटर्न है कैटेगरी कंपैरिजन में। वो एवरेज, मैं तो इसको बिलो एवरेज कंसीडर करूंगा, लेकिन अभी नीचे हम जब रिस्क और रिटर्न रेशियो के एनालिसिस करेंगे तभी हम इसको जज कर पाएंगे। और यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करते हैं एवरेज है वो कैसे है, और नीचे हम पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने डेटा निकाल रखा है लास्ट 3 साल का। आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि रिस्क एंड रिटर्न रेशियो जो है इस फंड का कैटेगरी के साथ कंपेयर करके 3 साल का जो मैंने निकाल रखा है, तो उसमें देखा जाए तो बीटा जो है 0.93 है इस पर्टिकुलर फंड का, और कैटेगरी जो है 0.92 है। तो बीटा बेसिकली होता क्या है? देखिए, बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के हिसाब से ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर 1 से नीचे होता है तो उसको ठीक-ठाक सा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फंड का 0.93 है और कैटेगरी का 0.92 है। मतलब माइनर अगर आप डिफरेंस देखा जाए तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा वॉलेटाइल है कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो थोड़ा-सा ज़्यादा जो वॉलेटाइल होके भी आपको रिटर्न भी बहुत ही कम दिलवा रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा बीटा के मामले में। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है कि देखिए, आप तो आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है ना उससे प्लस उससे कितना माइनस उसके बीच में एक रेंज जो बन जाता है, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता है हर साल, उसी के बीच में ही मिलता है। तो ये अगर जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल इस फंड का अगर आप देखें तो 13.87 है, और कैटेगरी देखा जाए तो 14.15 है। थोड़ा सा ज्यादा है कैटेगरी देखा जाए अगर आप इस पर्टिकुलर फंड के कंपेयर करो तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए ओवरऑल, तो मैं आपको बताऊं कि रिटर्न इसने कम दे रखा है, और जो इसका जो रिस्क है वो लगभग बराबर ही है कैटेगरी के। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि देखिए, बराबर आप रिस्क लेके आपको रिटर्न भी वो भी बड़ा मार्जिन। देखिए, अगर 1-2% होता तो मैं चलो हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते, बोलते कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 से 7% का मार्जिन है जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस अगर आप देखें लॉन्ग रन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी तक का कंक्लूजन ये है कि रिस्क जो है बराबर लिया गया है, मतलब अपने कैटेगरी से, और रिटर्न भी कैटेगरी से कम दे रखा है वो भी 6 से 7% के मार्जिन में।
अब यहाँ पे एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना, तब 100 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम की बात करें, आप 100 रुपए से लमसम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहेगा कि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 100 रुपए से आजकल हर आराम से इजिली कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करते हैं, इनकम फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसमें आपको पता चलता है कि इसमें कितना पैसा आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आपका एम साइज अगर कम हो तो डेफिनेटली वहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न है। कंसर्न ये है कि आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ खराबी है, तभी यहाँ पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तब इसका एम साइज कम है। अगर एम साइज ज्यादा हो, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे एम साइज को मैनेजमेंट में जो है ना, वो दिक्कत आ जाती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका आपने न्यूज़ सुना होगा कि बीच-बीच में उसका एसआईपी बंद करवा देते हैं, लमसम बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो एम साइज़ है वो 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगर ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर फंड मैनेजर ज़्यादा बढ़ा दी तो मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन कम है तो डेफिनिटली यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए, जो फंड है 5 साल का पुराना फंड है, मतलब 5.3 इयर्स पुराना फंड है। इसका एम साइज़ 3758 करोड़ रुपीस तक का है। तो देखा जाए, यहाँ पे एम साइज थोड़ा-सा आप मान सकते हैं, जो मैं एक पॉजिटिव फीडबैक से थोड़ा-सा कम यहाँ पे है। अगर ये 5,000 करोड़ रुपीस के ऊपर होता है, तो एम साइज इसको मैं परफेक्ट माना जाता। तो यहाँ पे थोड़ा आस-पास है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है एम साइज के मामले में। तो एम साइज के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन इतना सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं रहेगा। हाँ, ठीक-ठाक सा फीडबैक रहेगा, मतलब यहाँ पे लोग भरोसा कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 3758 करोड़ रुपीस, मतलब लोगों का भरोसा है डेफिनिटली। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के, और फिर जाके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपको वो रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज़ अ मैनेजमेंट फीस कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, तो यही उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, मतलब प्रॉफिट का आपको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ, 1% से नीचे होना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में ना, आप मान लीजिए आपने सोच रखा है कि मुझे 15 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करना है, और 15 साल के बाद आपने पैसा रिडीम करा। तो रिडीम करने के बाद आपको पता चला कि भाई यहाँ पे लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जा रहा है। तो लाखों करोड़ रुपीस एज़ अ मैनेजमेंट फीस आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1% से नीचे होना ज़रूरी होता है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे, उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो देखिए 0.8%, 0.9% है, 1% भी एक्सपेंस रेशियो ना, लॉन्ग रन में लाखों करोड़ का डिफरेंस बनेगा, और बहुत बड़ा डिफरेंस देखिए देखने को मिलेगा। लेकिन 0.7% नीचे उसको आपको ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 0.5% है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मारा, तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा, तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, तो वो एग्जिट लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मिड कैप में इनका एलोकेशन है 11.38%, और स्मॉल कैप में इनका 6.9%, लार्ज कैप में इनका 80.36%, और डेब्ट एंड अदर्स में 1.4%। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप फोकस इक्विटी फंड के बारे में बात डिस्कस करते हैं ना, तो फोकस मतलब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका ज्यादा उनका फोकस रहता है। म्यूचुअल फंड मतलब यहाँ पे क्या मैं आपको बता दूं, कि जो फंड मैनेजर होते हैं ना, उनका ज्यादा उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। आप इनको सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कोई 30 या 40 के करीब इनको स्टॉक्स चूज करने पड़ते हैं, और उसी पे ही फोकस करना पड़ता है। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, वो 30-40 जो फोकस्ड म्यूचुअल मतलब जो स्टॉक्स है, उसी पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसीलिए इन्होंने जो लार्ज कैप है ना, इनका एलोकेशन ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब एक सिर्फ 30 ही म्यूचुअल स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 40 ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फोकस्ड रहता है, कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो मार्केट कैपिटल के बारे में देखिए, यहाँ पे इन्होंने कोशिश तो अच्छी की है, क्योंकि 80% 80 से 80.36% तक का लार्ज कैप में इनका एलोकेशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के मामले में। सेक्टरल एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.71% का एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 17.83% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15.48% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.45% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 7.46% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.15% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.97% का एलोकेशन है, उसके बाद बेसिक मेटल्स में देखा जाए तो 4.55% का एलोकेशन है, और एनर्जी सेक्टर में
4.06% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, मतलब अगर देखा जाए फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी और आपका रह गया हेल्थ केयर। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में इसको कोई डाउट नहीं है, एकदम बढ़िया किया है इन्होंने सेक्टरल एलोकेशन के में अगर फीडबैक देना हो तो। अब फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे एक फंड मैनेजर इनका एक्सपीरियंस है, ये है शिवानी कुनन, सॉरी कुरियन। तो इनका एक्सपीरियंस अगर आप देखा जाए तो 5.50 इयर्स का है। तो देखिए एक फंड मैनेजर ना एक्सपीरियंस होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो देखिए वो उनके बारे में आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उन्होंने पास में कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी है, उन्होंने कितना रिटर्न दिलवा रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनसे आप ट्रैक ट्रैक कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इनके एक्सपीरियंस के मामले में आप पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में, क्योंकि इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनके बारे में स्ट्रैटेजी जान सकते हैं, इनके पास में रिटर्न कैसे दिलवा रहे हैं वो भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे रेटिंग देखा जाए तो 4/5 रेटिंग रहेगी, क्योंकि देखिए रिटर्न बहुत मैसिव है। 5.3 इयर्स में देखा जाए 20% तक आपको रिटर्न दे रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली हर साल, वो भी 5 साल तक। तो लोगों को तो खुशी यहाँ पे मिली ही होगी। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी को कंपेयर करें ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को शॉक लगेगा कि भाई इसने अच्छा खासा रिटर्न दे के भी यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, और कैटेगरी ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिलवा रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक एवरेज सा इसको फंड बोलूंगा। कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि रिटर्न ने लोगों को सेटिस्फाई करवा दिया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी लगभग बराबर ही फेस कर रहे हैं बेंचमार्क या फिर कैटेगरी के, लेकिन आपको रिटर्न भी बेंचमार्क से कम मिल रहा है, या फिर आप मान सकते हैं कैटेगरी से कम मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक, आप इसको एवरेज भी नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बिलो एवरेज आप मान सकते हैं इस फंड को। तो लोगों का भरोसा लेकिन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली हर साल 20% तक का रिटर्न दे रखा है, इसीलिए लोगों का भरोसा है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो वॉलेटिलिटी लगभग बराबर ही फेस कर रहा है, कैटेगरी से कम रिटर्न मिल रहा है, इसलिए लोगों का वो ज्यादा देखने का नहीं देखा नहीं है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जाके बस रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अब वो रिटर्न ले रहे हैं। तो ये चीज जो है मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल बताऊं तो थोड़ा बिलो एवरेज सा फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक रिस्की फंड है। रिस्की इसलिए आप अब आप बोलेंगे कि इसमें तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, कैसे रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे फोकस्ड है, मतलब 30 से 40 जो स्टॉक्स है ना उसी पे फोकस्ड है इनका, और उससे मतलब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर वो जो 30 में से अगर मान लीजिए 10-15 भी गिर गया ना स्टॉक, तो आपका पैसा बड़ी तेजी से गिरेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी कमी मिलेगी आपको मार्केट कैपिटल के मामले में। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैंने आपको टाइम फ्रेम 7 से 10 साल बोला है। अगर आपके पास इतना टाइम फ्रेम है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, और आपके पास यहाँ पे रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए ना, खुद रिसर्च करके करिए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।